हेलो एवरीवन। स्टेप टू सक्सेस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। यूपी पीसीएस का जो प्रीलिम्स है और आरओ एआरओ रिव्यू असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर की परीक्षा जो अभी अक्टूबर और दिसंबर में आयोजित होने वाली है, उसके लिए जो करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस सेट्स की हमने सीरीज स्टार्ट की है, उस सीरीज का ये 9वां वीडियो है। जैसे इस सीरीज में हर एक वीडियो में 25-25 क्वेश्चन है, तो इसमें हम लोग जो क्वेश्चन नंबर डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 201 से लेके 225 नंबर तक के क्वेश्चन इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। ये करंट अफेयर्स के जो परीक्षा में आ सकने वाले जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, वैसे प्रश्नों का संकलन है। ध्यान रख के बनाया गया है कि आपके जो है परीक्षा में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में आपकी पूरी तरह से सहायता कर सके। ठीक है, तो इन वीडियोस को आप लोग अगर परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो जरूर देखें, आपको ये बहुत सहायता करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। इस सीरीज का ये 201 या 201 क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, भारत सरकार ने सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु को किस वर्ष तक 50% तक कम करने का लक्ष्य रखा है? 2028, 2030, 2032 और 2035। इसका सही जवाब ऑप्शन बी, ये वर्ष 2030 तक सरकार ने जो सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु हो जाती है लोगों की, उनकी संख्या को 50% तक कम करने का लक्ष्य रखा है। अगर आज की बात करें तो भारत में हर घंटे सड़क दुर्घटना में करीब 53 लोग जो हैं वो घायल हो जाते हैं और 19 लोगों की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है, काफी दुखद ये आंकड़ा है, जिसमें सरकार क्या करना चाहती है? बहुत तेजी से कमी लेना चाहती है। इसके अलावा जो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय है, उसके अनुसार वर्ष 2022 में भारत में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या 12% बढ़कर 4.6 लाख से अधिक हो गई है। ठीक है, मतलब जो है वो दुर्घटनाओं की संख्या भी बढ़ी है। ठीक है, और ये बढ़कर कितनी? 4.5 लाख से भी अधिक हो गई है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2024 के लाल सागर संकट का मुख्य कारण है? पानी की कमी से व्यापारिक जहाजों के आवागमन में व्यवधान, यूक्रेन और रूस युद्ध, लाल सागर में तेल स्राव या रिसाव से आवागमन बाधित, हाउथी विद्रोहियों का वाणिज्यिक शिपिंग जहाजों पर हमला। ये लाल सागर या जिसको आप लोग रेड सी के नाम से भी जाने जाते हैं, रेड सी जो क्राइसिस है, किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी, ये जो हाउथी विद्रोही हैं, इन विद्रोहियों ने क्या किया? इस रीजन में जो कमर्शियल शिप हैं उनको टारगेट किया, जो लाल सागर संकट का जो है वो प्रमुख कारण है। ठीक है, और ये जो हाउथी विद्रोहियों ने क्यों किया? ये जो गाजा और इजराइल के बीच में युद्ध चल रहा है, तो इनकी जो हाउथी विद्रोही हैं, इनकी संवेदनाएं गाजा के साथ हैं, और इन्होंने पहले जो है इजराइल को टारगेट किया और उसके बाद इन्होंने और जो शिपिंग जो कमर्शियल शिप्स हैं उनको टारगेट किया। और रीजन इनका ये था कि ये शिप जो है या तो इनकी क्रू जो है वो इजराइल से संबंधित है, या तो इनसे जो सामान जा रहा है वो किसी तरह से क्या है? इजराइल से संबंधित है। वैसे इन्होंने जहाजों पर हमला बोला, ये इन्होंने कहा है। हालांकि इनका जो हमला है वो इस दायरे से भी बाहर रहा और जो सारे विश्व के सामने क्या बना? एक चिंता का सबब बना। ये सारे हमले जो हुए हैं, ये बॉब अल मंदाब या मंडाब जो जल डमरू मध्य है, ठीक है, उसके पास केंद्रित थे। और इसकी वजह से क्या हुआ? समुद्री यातायात बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। इवन कई सारे जो शिपिंग कंपनीज हैं उन्होंने ये रूट लेना ही बंद कर दिया और उल्टे इनको लंबा रूट लेना पड़ा, जिससे क्या हुई? वस्तुओं की कीमत में भी बढ़ोतरी हुई है। अगर बाब अल मंडाब की बात करें तो ये आपको जो राइट साइड में इमेज लिखी है उसमें ये नीचे बाब अल मंडाब है, ये यहाँ यमन रहा, ऊपर सोमालिया, यहाँ जिबूती इथोपिया, ठीक है, और ये आपका लाल सागर रहा। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमले केंद्रित थे। इसके बाद हमने थोड़ी सी डिटेल लाल सागर और हाउथी उग्रवादियों के बारे में भी लिखी हुई है। ठीक है, इन वीडियो डिटेल्स को आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप शॉर्ट नोट बना सकते हैं। इसके अलावा ये नीचे हमारे संस्थान का टेलीग्राम ग्रुप का यूजर नेम step_2_success, साथ ही व्हाट्सएप नंबर दिया है, तो आप इन नंबरों के माध्यम से हमसे जुड़ के इनके पीडीएफ भी ले सकते हैं। ये पीडीएफ में जो कंटेंट है वो सारा एज इट इज रहेगा, आप आसानी से पढ़ सकते हैं। और इस कंटेंट में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिनको हाईलाइट करने की जरूरत है, उनको हमने डिफरेंट शेड में दिखाया हुआ है, ताकि आपकी नजर जो है वो सीधी इंपॉर्टेंट फैक्ट पे जाए, कुछ भी मिस ना हो। तो आप पीडीएफ वगैरह में अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप हमसे टेलीग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण मंदिर वास्तुकला की किस शैली में किया गया है? जो मंदिर निर्माण की वास्तुकला शैली है, नागरा शैली, द्रविड़ शैली, बेसर शैली और पांड्य उप शैली। तो सही जवाब इसका ऑप्शन ए, जो मंदिर निर्माण की नागरा शैली है, जिसको नागर शैली भी बोलते हैं, उस शैली में जो है वो राम मंदिर का जो है निर्माण किया गया है। राम मंदिर की वास्तुकला जो है इस शैली से प्रभावित है। डिटेल है राम मंदिर के बारे में। इसका उद्घाटन 22 जनवरी 2024, इसी वर्ष 22 जनवरी को किया गया। और मंदिर का जो डिजाइन है वो चंद्रकांत सोमपुरा और उनके बेटे आशीष, दो लोगों ने
किया हुआ है। और ये मंदिर जो है ये पूरी तरह से पत्थर का बना हुआ है, इसमें लोहे वगैरह का जो है प्रयोग नहीं किया है। और ये बोल रहे हैं कि ये मंदिर को क्या करना चाहते हैं, दीर्घायु देना चाहते हैं, जिस वजह से इन्होंने क्या किया है, इसमें धातुओं का उपयोग नहीं किया है, बिकॉज धातुएं जो है वो जल्दी क्षरित होती हैं। इसके अलावा ये मंदिर जो है वो भूकंप प्रतिरोधी भी है, मतलब इसमें भूकंप का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक इन्होंने तीव्रता दी है, इस तीव्रता तक का जो रिक्टर स्केल है उस तीव्रता तक का भूकंप आएगा तो उसका प्रभाव नहीं रहेगा। बाकी जो मूर्तिकार हैं, जो राम मंदिर के भीतर जो मुख्य मूर्ति है, उस मूर्ति का निर्माण मैसूर के मूर्तिकार हैं अरुण योगीराज, इन्होंने बनाई हुई है। मूर्ति की ऊंचाई जो है वो 51 इंच है और ये काले ग्रेनाइट पत्थर से बनाई गई है। ठीक है, इसके अलावा मंदिर की मुख्य विशेषताएं, मंदिर की ऊंचाई ये 161 फीट और ये 3 मंजिला मंदिर है, जिसमें भूतल जो है, ग्राउंड फ्लोर जो है वो 160 स्तंभों पर, जबकि इसकी पहली मंजिल 132 स्तंभों पर सुसज्जित है। उसके बाद इसमें कुल 12 द्वार हैं और ये जो मुख्य मंदिर है वो करीब 2.7 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। ये डिटेल जो है जितनी भी इसमें संभव हो सकती थी हमने सब ऐड की है, क्योंकि परीक्षा में जो है वो पूछा जा सकता है। ठीक है, थोड़ी सी डिटेल इसमें नागरा शैली की। ठीक है, तो नागरा शैली जो है ये उत्तर भारत या नॉर्थ इंडिया में पाई जाती है, जिसमें मंदिर का निर्माण जगती नामक एक ऊंचे मंच पर किया जाता है। ठीक है, इसके बाद मंडप जो है वो गर्भगृह के सामने मौजूद होता है, जिससे क्या करते हैं, ये मंदिर के प्रवेश द्वार पर एक हॉल के रूप में होता है। इसके बाद गर्भगृह के ऊपर एक पिरामिड आकार की संरचना होती है जिसको शिखर बोलते हैं, और गर्भगृह जो क्षेत्र होता है वहां पर मंदिर का जो प्रमुख देवता, जिसको अधिष्ठात्र बोलते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, निवास करते हैं। आगे हमने डायग्राम भी दिया हुआ है। ये वाला जो मंदिर है ये नागर शैली है, ये जो है वो द्रविड़ शैली है, और ये बेसर शैली है। जो बेसर शैली है वो नागर और द्रविड़ का मिक्स है। ठीक है, यहां से इसमें स्टार्ट करते हैं और ये जो एरिया है ये गर्भगृह है, ये शिखर है, और यहां से आप मंदिर के लिए प्रवेश करते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय सेना ने कश्मीर में आतंकवाद को पुनर्जीवित करने की पाकिस्तान की कोशिशों को नाकाम करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? ऑपरेशन सर्वविनाश, ऑपरेशन ऑल आउट, ऑपरेशन क्लीन स्वीप और ऑपरेशन सर्वशक्ति। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी, ये भारतीय सेना ने ऑपरेशन सर्वशक्ति नाम से एक ऑपरेशन चलाया है, जिसका उद्देश्य कश्मीर में जो है वो जो पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद है, जिसको पुनर्जीवित ये करना चाहते हैं, उसको क्या करने हैं, रोकने की कोशिशों को नाकाम करने के लिए ऑपरेशन चलाया गया है। इस ऑपरेशन का लक्ष्य जो पाकिस्तानी प्रॉक्सी समूह द्वारा पीर पंजाल पर्वत श्रृंखलाओं में जो स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है उसके पुनरुत्थान का मुकाबला करना है। भारतीय सेना ने जो है वो इस पर काफी हद तक जो है वो काबू पा लिया है, और अब पाकिस्तान जो है वो चाह रहा है कि यहां पर इसको क्या किया जाए, फिर से खड़ा किया जाए। ठीक है, इसके पहले इसी तरह का ऑपरेशन सर्प विनाश जो है वो भारतीय सेना चला चुकी है। इन्होंने वर्ष 2003 में ये पीर पंजाल रेंज के दक्षिण क्षेत्रों में चलाया हुआ था। ठीक है, तो पहले सर्प विनाश और सर्वशक्ति। अगला क्वेश्चन है, पेप्सिको इंडिया ने निम्न में से किसे अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या सीईओ नियुक्त किया है? जागृत कोटेचा, लिंडा यकरिनो, अमित अग्रवाल और नील मोहन। तो सही जवाब इसका ऑप्शन ए, ये जागृत कोटेचा जी जो हैं ये पेप्सिको इंडिया के सीईओ या मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त हुए हैं, और इन्होंने मार्च 2024 से ये भूमिका जो है वो संभाल ली है। इसके बाद जो लिंडा यकरिनो हैं ये ट्विटर की सीईओ हैं, अमित अग्रवाल UIDAI के सीईओ, और नील मोहन जी जो है वो यूट्यूब के सीईओ हैं। ठीक है, बाकी आप लोग वीडियो देखते जा रहे हैं, तो आपको वीडियो का कंटेंट, इसकी प्रेजेंटेशन कैसी लग रही है, आप साथ साथ हमें लाइक करके और कमेंट करके अपना फीडबैक अवश्य देते रहें। ठीक है, आपका फीडबैक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, सामाजिक न्याय की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? नाथद्वार, पाली, विजयवाड़ा और लातूर। इसका सही जवाब ऑप्शन सी, ये जो सामाजिक न्याय की प्रतिमा है इसका उद्घाटन जो है या इसका अनावरण जो है वो आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में किया गया है। और ये जो सामाजिक न्याय की प्रतिमा है ये डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा है। ठीक है, डॉक्टर BR अंबेडकर की प्रतिमा है, और इसका अनावरण 19 जनवरी 2024 को किया गया। ठीक है, और इसका नाम क्या रखा गया? स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस या सामाजिक न्याय की प्रतिमा। और ये मूर्ति जो है वो 206 फीट ऊंचा है। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश सरकार ने बनवाई है। इसके अलावा कुछ और चर्चित मूर्तियां हैं, जिसमें पहला है स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी, ये हैदराबाद में स्थित है और ये रामानुजाचार्य की मूर्ति है। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी बेंगलुरु में है और ये नाथ प्रभु केम्पे गौड़ा की मूर्ति है। स्टैचू ऑफ बिलीफ, ये नाथ द्वार में भगवान शिव की मूर्ति है।
स्टैचू ऑफ नॉलेज ये लातूर में, ये भी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर या डबावा साहब जी की मूर्ति है। और स्टैचू ऑफ यूनिटी ये गुजरात के केवड़िया में सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। तो हो सकता है कभी आपसे ये 4 मूर्तियां दे दी जाएं और पूछ लिया जाए ये कहां पर स्थापित हैं या कहां पर ये किसको समर्पित हैं, तो वो सारी डिटेल हमने इसमें आपको ऐड की। अगला क्वेश्चन, गुट निरपेक्ष आंदोलन या नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का 19वां शिखर सम्मेलन 19 जनवरी 2024 को कहां शुरू हुआ? घाना, इंडोनेशिया, भारत और युगांडा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी, ये जो नेम का 19वां शिखर सम्मेलन है ये 19 जनवरी 2024 को युगांडा में शुरू हुआ। और ये युगांडा जो है वो वर्ष 2022 से लेकर 2025 तक की अवधि के लिए ये जो नेम है या गुट निरपेक्ष आंदोलन है इसकी अध्यक्षता या चेयरमैनशिप इसके पास है। और इसमें जो भारत का प्रतिनिधिमंडल था उसका जो नेतृत्व है वो विदेश मंत्री भारत के जो है डॉक्टर एस जयशंकर उन्होंने किया है। थोड़ी जो डिटेल इंपॉर्टेंट है गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में, इसकी अवधारणा जो आई वो द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में आई, जहां पर जो देश है वो 2 भागों में जो विश्व है वो 2 भागों में बटा हुआ था। ठीक है, तो एक नया भाग उसी टाइम पे एक नया जो आया, इन्होंने कहा कि हम इन दोनों भागों में से किसी भी भाग में नहीं रहेंगे और इन्होंने अपना एक नया नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट या गुट निरपेक्ष, हम किसी भी गुट का हिस्सा नहीं रहेंगे। ठीक है, और 1955 में जो है इसके सिद्धांतों पर सहमति बनी जिसमें भारत भी जो है वो शामिल था। और इसका जो नेम का पहला सम्मेलन है 1961 में बेलग्रेड में आयोजित किया गया था। ठीक है, जो नेम है इसकी स्थापना में भारत का जो है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार जीता है? बेंगलुरु और मुंबई हवाई अड्डा, बेंगलुरु और दिल्ली हवाई अड्डा, कोलकाता और दिल्ली हवाई अड्डा, बेंगलुरु और पुणे हवाई अड्डा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी, ये बेंगलुरु और दिल्ली के जो हवाई अड्डे हैं इनको संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार दिया गया है। और ये जो पुरस्कार दिए गए इनका नाम है विंग्स इंडिया अवार्ड्स, जिसमें ये बेंगलुरु और दिल्ली हवाई अड्डे को जो है वो सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डों का पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा जो विस्तारा है इसने सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन का पुरस्कार जीता है। अगला क्वेश्चन, भारत अपनी नई शिक्षा नीति के अंतर्गत निम्न में से किस भाषा को 9 शास्त्रीय भाषाओं के रूप में शामिल करेगा? जो संविधान में शास्त्रीय भाषाएं दी हैं उनकी बात नहीं है, ये नई शिक्षा नीति के तहत शास्त्रीय भाषाएं हैं। ठीक है, फारसी, नेपाली, मणिपुरी और मैथिली। तो इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन ए, ये भारत जो है वो अपनी नई शिक्षा नीति के तहत फारसी भाषा को 9वीं शास्त्रीय भाषा के रूप में शामिल करेगा। ठीक है, बाकी अगर जो भारतीय संविधान की शास्त्रीय भाषाओं की बात करें तो वर्ष 2004 में तमिल भाषा जो है वो भारत की पहली शास्त्रीय भाषा थी, जिससे पहली शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। उसके बाद 2005 में संस्कृत, 2008 में कन्नड़, 2008 में तेलुगु, फिर 2013 में मलयालम और 2014 में उड़िया को क्या किया गया, शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया। तो जो संविधान है उसमें भारत की 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं, जबकि नई शिक्षा नीति में 9 होंगी। तो 3 कौन सी हैं? फारसी, पाली और प्राकृत। ठीक है, तो आपको कहीं कंफ्यूज नहीं होना है, संविधान में कोई परिवर्तन नहीं है, ये केवल क्या है जो है नई शिक्षा नीति के तहत भाषाएं हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में 800 ईसा पूर्व की मानव बस्ती के अवशेष पाए गए हैं? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात और कर्नाटक। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी, ये गुजरात, और गुजरात के भी बाढ़ नगर में करीब 2800 वर्ष पूर्व की जो है मानव बस्तियों के अवशेष, 2800 वर्ष पूर्व। ठीक है, और ये 800 ईसा पूर्व। ठीक, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो इनको जो है यहाँ बाढ़नगर में अवशेष मिले हैं और माना जा रहा है कि ये जो बस्तियां हैं या तो ये उत्तर वैदिक कालीन है या पूर्व बौद्ध महाजनपद या कुलीन तंत्र गणराज्यों के ये समकालीन है। ठीक है, तो ये इतनी पुरानी मूर्तियां या जो बस्तियां हैं वो बताई जा रही हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन भारत की सबसे मूल्यवान PSU ठीक है बन गई है? ठीक, ऑप्शंस हैं SBI, REC, LIC और सेल। तो सही जवाब जो है इसका ऑप्शन सी, LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन या भारतीय जीवन बीमा निगम जो है वो भारत की सबसे मूल्यवान PSU या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बन गई है। ठीक है, इसका जो मार्केट कैप है वो सबसे बड़ा हो गया है और ये मार्केट कैप इसका है, ये भारतीय स्टेट बैंक जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उससे भी अधिक हो गया है। ठीक है, बाजार पूंजीकरण या एम कैप या मार्केट कैप, और इसका जो मार्केट कैप है वो करीब 5.66 लाख करोड़ हो गया था, जबकि SBI के पास करीब 5.63 लाख करोड़ रुपए का था। ये डेटा जो आए थे वो जनवरी 2024 में आए थे और अभी भी LIC जो है वो इस स्थान पर
है। अगला क्वेश्चन, भारतीय सेना ने एक संपूर्ण सुरक्षित मोबाइल पारिस्थितिकी तंत्र विकसित किया है। उस तंत्र का आपको नाम बताना है। संभव, संचार, वार्ता और विमर्श। तो सही जवाब इसका ऑप्शन ए, ये भारतीय सेना ने संभव नाम से एक संपूर्ण सुरक्षित मोबाइल इकोसिस्टम या मोबाइल परिस्थितिकी तंत्र का जो है वो निर्माण किया है। ठीक है, ये बेसिकली जो है वो मोबाइल नेटवर्क है जिसमें जो कॉल्स हैं, जो आप बातचीत करेंगे, वो एंड टू एंड इंक्रिप्टेड है। जिससे क्या कर सकते हैं कि इसको जो है वो दुश्मन देश या शत्रु जो है वो इसको सुन नहीं सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, एंड टू एंड इंक्रिप्टेड है। और जो सेना के बीच में कम्युनिकेशन होता है उस कम्युनिकेशन को एकदम गोपनीय और सुरक्षित रखने के लिए विकसित किया गया है। संभव की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो नाम है इसका सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन। और ये जो क्या है, ये 5G तकनीकी पर भी काम करता है, 5G इनेबल्ड है ये। तो अब भारतीय सेना के पास क्या है, पूर्ण रूप से गोपनीय तेज जो है वो नेटवर्क कनेक्टिविटी बनाई गई है संभव जो है पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा। और ये क्या है, जो भारत का रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत का दृष्टिकोण है, उस दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए जो है ये बनाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 की सैन्य शक्ति रैंकिंग, मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग या शॉर्ट फॉर्म में आप बोलें तो MSR में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां। इसका सही जवाब ऑप्शन बी, जो विश्व की सर्वश्रेष्ठ सैन्य शक्तियां हैं उस रैंकिंग में जो है भारत को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। इस रैंकिंग को ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग बोला गया है। और इस रैंकिंग के अनुसार भारत क्या है, विश्व स्तर पर चौथी सबसे मजबूत सेना है। और इन्होंने क्या किया है, अपना स्थान बरकरार रखा है। ये पिछले बार भी जो है वो चौथे स्थान पर ही थे। ठीक है, और इस रैंकिंग में कुल 145 देशों की सेना को जो है वो इवेल्युएट किया गया है, जिसमें प्रथम स्थान जो आया है वो संयुक्त राज्य अमेरिका का है, दूसरा रूस, तीसरा चीन और उसके बाद चौथा भारत है। जबकि सबसे कम शक्तिशाली सेनाएं हैं उसमें 145 या न्यूनतम जो स्थान मिला है वो भूटान को, उसके बाद मोल्दोवा, सूरीनाम और सोमालिया। तो ये डिटेल भी आप देख लीजिए। ये टेबल आप चाहें तो आप स्क्रीनशॉट लेके आप रख सकते हैं इनका। अदरवाइज आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे संपर्क करके इनके पीडीएफ भी ले सकते हैं। ये आप याद रखिए, ये जो है आपको पीडीएफ और ये जो कंटेंट है, ये वीडियोस हैं, ये आपकी करंट में बहुत सहायता करेंगे। इनका सारा कंटेंट परीक्षा की दृष्टि से ही डिजाइन किया गया है। पास्ट के जो एग्जाम्स रहे हैं उनके एक्सपीरियंस पे इनको डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान चंद्रमा की सतह पर पहुंचने वाला कौन सा देश बन गया है? चौथा, पांचवा, छठवां और सातवां। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी, ये जापान जो है वो चंद्रमा की सतह पर पहुंचने वाला पांचवां देश जो है वो बन गया है। अगर आप और चार की बात करें तो और चार में आपका आता है संयुक्त राज्य अमेरिका, USA। उसके बाद से सोवियत संघ जो आज रूस है, सोवियत संघ भी जो है वो पहुंचा था, जिसको USSR बोलते थे। ठीक है, इसने भी चंद्रमा पर अपना जो है वो यान भेजा था। उसके बाद चाइना ने भी भेजा है और अभी हाल में भारत भी जो है वो चंद्रमा पर पहुंच गया है। इवन भारत तो जो चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव है, साउथ पोल है, उस पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। तो इन चार देशों के बाद अब जापान भी क्या है, चंद्रमा की सतह पर पहुंच गया है और पांचवा देश बन गया है। और ये उपलब्धि इनको 19 जनवरी 2024 को, ठीक है, इसी वर्ष को इनके जो यान है उसका नाम है स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून, SLIM। ये जो है वो चंद्रमा की सतह पर पहुंचा है। ठीक है, और ये मिशन जो है इसका मुख्य उद्देश्य जो न्यू लैंडिंग टेक्निक है इनकी, उसका परीक्षण करना है, जिससे आप चंद्रमा पर जो मिशन उतारे जाएंगे ये उन स्थानों पर उतारे जाएंगे जहां पर उतारना हम लोग चाहते हैं। जहां पर मनुष्य जो है मिशन उतारना चाहता है वहीं पर उतरे, ना कि जहां उतरना सबसे आसान है। ठीक है, तो जैसे आप अपनी जहां गाड़ी पार्क करना चाहते हैं वैसे ही ये वैसी तकनीकी का परीक्षण है कि चंद्रमा पर आप जहां पे यान उतारना चाहें वहां पे आप उतार सकें। उसके लिए जो है ये यान भेजा गया है। अगला क्वेश्चन, 17वीं लोकसभा के लिए कुल कितने लोकसभा सांसदों को संसद महारत्न पुरस्कार चुना गया है? जो पिछला वीडियो था उसमें हम संसद रत्न पुरस्कार की चर्चा कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे संसद महारत्न की। और अभी जो चुनाव हुए हैं वो 18वीं लोकसभा के हैं। इसके पहले जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार, जिसको मोदी 2.0 भी बोलते थे, ठीक है, तो उसके लिए आपको बताना है। ऑप्शन है 3, 4, 5 और 6। इसका सही जवाब ऑप्शन बी, ये कुल 4 सांसदों को 17वीं लोकसभा के लिए संसद महारत्न पुरस्कार दिया गया है। ठीक है,
ये पुरस्कार जो है ये एक एनजीओ है चेन्नई स्थित जिसका नाम है प्राइम पॉइंट फाउंडेशन, और एक मैगजीन है प्रिंसेस, ठीक है। इनके द्वारा ये पुरस्कार जो है वो, जो संसद महारत्न पुरस्कार है ये 5 साल में एक बार, और जो संसद रत्न पुरस्कार जो हम पहले बात कर चुके हैं वो प्रतिवर्ष दिया जाता है, ठीक है। जो 4 व्यक्ति जिनको, जो 4 सांसद जिनको संसद महारत्न पुरस्कार दिया गया है उसमें आरएसपी केरल के एन के प्रेमचंद्रन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पश्चिम बंगाल के कैडर के अधीर रंजन चौधरी जी, झारखंड भाजपा के विद्युत वरण महतो, और महाराष्ट्र भाजपा के डॉक्टर हिना विजय कुमार गावित, इन 4 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा सुप्रिया सुले, श्रीरंग अप्पा बारेन और भ्रातृहरि मेहताब जी हैं, इनको 16वीं लोकसभा के संसद महारत्न पुरस्कार विजेता हैं, और इनको 17वीं लोकसभा में भी अनुकरणीय प्रदर्शन के लिए संसद उत्कृष्ट मान रत्न पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। तो आपके पास 3 हो गए, संसद रत्न, संसद महारत्न और संसद उत्कृष्ट मान रत्न। तो आपको नंबर भी याद रखने हैं, नाम भी याद रखने हैं और पार्टीज भी याद रखनी है, ठीक है। बाकी आपको कंटेंट कैसा लग रहा है, फिर से आपकी रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो देखते देखते लाइक और कमेंट करते हुए हमें अपना फीडबैक जरूर देते रहें। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो वो भी आप जो है वो हमें कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आप कंटेंट का पीडीएफ चाहते हैं तो ये टेलीग्राम और व्हाट्सएप नीचे दिया हुआ है, इसके माध्यम से आप हमसे जुड़ के इनकी पीडीएफ वगैरह भी ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैराथन धावक जिन्होंने एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक या गोल्ड मेडल जीता है। टी गोपी, तियापकिन इलिया, मान सिंह, हुआंग योंगझेंग, ठीक है। सही जवाब ऑप्शन सी, ये मान सिंह जी जो हैं इन्होंने एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक या गोल्ड जो है मेडल जीता हुआ है। और ये जो मैराथन थी ये हांगकांग में आयोजित हुई, जिसमें इन्होंने 2 घंटे 14 मिनट और 19 सेकंड के व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ समय के साथ जो है वो ये जो है वो मैराथन जीत ली है। इसमें इन्होंने चीन के वांग योंगजेंग को हराकर, और ये उनसे 65 सेकंड पहले इन्होंने ये जो है वो मैराथन कंप्लीट की और उनको हराकर ये जो है वो पहले स्थान पर आए। जबकि महिलाओं की जो स्पर्धा थी उसमें भारत की अश्विनी जाधव हैं, ये क्या रही हैं, 8वें स्थान पर रही हैं, ठीक है। मान सिंह जी पहले स्थान पर और अश्विनी जाधव जी 8वें स्थान पर महिलाओं में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित हेपेटाइटिस ए वैक्सीन है। रोटारिक्स, हैविस्योर, रेविवैक्स और एनीवैक एचबी। तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी, ये भारत में जो है वो स्वदेशी रूप से विकसित हेपेटाइटिस ए की जो वैक्सीन है उसका नाम है हैविस्योर, ठीक है। और ये जो वैक्सीन है जो भारत का राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड है, इसकी एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है जिसका नाम है इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड या आईआईएल, इसके द्वारा जो है इसका निर्माण किया गया है। और ये जो वैक्सीन है ये 2 खुराक है, इसकी 2 डोज आपको लेनी पड़ेगी, जिसमें पहली खुराक 1 वर्ष से अधिक की उम्र में दी जाएगी और दूसरी खुराक जो है वो पहली खुराक के कम से कम 6 महीने के बाद। तो इसमें पहले तो 1 वर्ष से कम का कोई अगर बच्चा है वो इस वैक्सीन को नहीं ले सकता है, और प्लस मान लीजिए आपने 1 वर्ष की उम्र में पहली वैक्सीन ले ली है तो अब 1.5 वर्ष की उम्र से पहले आप इसकी दूसरी डोज नहीं ले सकते हैं, ठीक है। बात करें अगर हेपेटाइटिस ए की, तो इससे पीड़ित व्यक्ति के यकृत में क्या करती है, सूजन या स्वेलिंग आती है, और ये जो बीमारी है मुख्य रूप से दूषित भोजन या दूषित पानी के सेवन से फैलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत का इक्विटी बाजार वैश्विक स्तर पर कौन से स्थान पर पहुंच गया है। तीसरे, चौथे, 5वें और 6वें। तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी, जो भारत का इक्विटी मार्केट है वो वैश्विक स्तर पर 4थे स्थान पर पहुंच गया है। और ये जो आंकड़ा आया था ये 23 जनवरी 2024 को जो शेयर बाजार का, जो शेयर मार्केट का एवेल्युएशन मूल्यांकन था उसके अनुसार भारत ने हांगकांग को पीछे छोड़ दिया है, और हांगकांग को पीछे छोड़ते हुए भारत दुनिया का जो है वो 4था सबसे बड़ा इक्विटी बाजार बन गया है, ठीक है। और जो भारत का पूंजीकरण है वो हांगकांग का जो पूंजीकरण था वो $4.29 ट्रिलियन था, जबकि भारत उससे आगे बढ़ते हुए करीब $4.33 ट्रिलियन का जो है वो संयुक्त पूंजीकरण इनका बाजार का हो गया था, ठीक है। बाकी अभी भी भारत ने इस स्थिति को रिटेन किया हुआ है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना संबंधित है योग अभ्यास प्रशिक्षण कार्यक्रम, विद्यालयों में प्रातः सूर्य वंदना कार्यक्रम, रूफटॉप सौर ऊर्जा प्रणाली और विटामिन डी की पूर्ति के लिए जागरूकता कार्यक्रम। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी, ये जो सूर्योदय योजना है ये रूफटॉप
जो है वो रूफटॉप मतलब आपकी छत के ऊपर जो सौर ऊर्जा प्रणाली लगानी है उससे संबंधित है। और इस योजना के तहत सरकार 1 करोड़ घरों के ऊपर रूफटॉप सौर ऊर्जा प्रणाली क्या करना चाहती है, स्थापित करना चाहती है। ठीक है, बात करें अगर रूफटॉप सोलर प्रोग्राम की, तो ये सरकार द्वारा वर्ष 2014 में लॉन्च किया गया था और इसका जो लक्ष्य था वो वर्ष 2022 तक करीब 40,000 मेगावाट या 40 गीगावाट की रूफटॉप सौर ऊर्जा क्षमता हासिल करना था। हालांकि ये जो लक्ष्य है वो पूरा नहीं हुआ, इस वजह से इसकी सीमा को क्या किया है, 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया है। अब सरकार का लक्ष्य 31 मार्च 2026 तक जो है वो 40,000 मेगावाट रूफटॉप सौर ऊर्जा क्षमता हासिल करना जो है वो सरकार का लक्ष्य है। इसके बाद थोड़ा सा इसी सौर ऊर्जा से संबंधित डेटा हमने दिया हुआ है। ठीक है, आप इस डेटा को स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख सकते हैं। अदरवाइज टेलीग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़ के इनका पीडीएफ भी आप ले सकते हैं। अदरवाइज आप वीडियो को पॉज करके ये सारी डिटेल नोट डाउन भी कर सकते हैं। साथ ही साथ आपसे फिर रिक्वेस्ट है कि आप लोग लाइक और कमेंट करते हुए अपना फीडबैक हमें जरूर दें। ठीक है, और अगर आपके फ्रेंड्स हैं जो इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो उनके साथ भी इन वीडियोस को शेयर कर सकते हैं, उनको भी इससे फायदा मिल सकता है। अगला क्वेश्चन, किन दो देशों के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास ज्वाइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज खंजर, एक्सरसाइज का नाम है खंजर, के 11वें संस्करण का आयोजन हुआ है? भारत और कजाकिस्तान, भारत और सऊदी अरब, भारत और ताजिकिस्तान, भारत और किर्गिस्तान। तो सही जवाब इसका ऑप्शन डी, ये जो अभ्यास खंजर है इसका आयोजन भारत और किर्गिस्तान के संयुक्त विशेष बल या ज्वाइंट स्पेशल फोर्सेस के बीच में किया जाता है। और इसके 11वें संस्करण का आयोजन 22 जनवरी से 3 फरवरी 2024 के बीच हिमाचल प्रदेश के बकलोह विशेष बल प्रशिक्षण स्कूल में शुरू हुआ है। ठीक है, बाकी हम लगातार बताते जा रहे हैं कि जब एग्जाम टाइम आएगा तो हम आपको एक कंसोलिडेटेड वीडियो देंगे जिसमें जितने भी साल भर में युद्ध अभ्यास हुए होंगे उन सब युद्ध अभ्यासों की हम चर्चा करेंगे। तो आप लोग संस्थान से जुड़े रहें। अगर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि आपको नया कंटेंट जो भी आए, अभी यूपी पीसीएस और आरओ एआरओ परीक्षा के लिए इस करंट अफेयर सीरीज के अलावा भी बहुत सा कंटेंट हम प्रोवाइड करेंगे, जिसमें जो स्पोर्ट्स होगा पूरे साल भर का उसका एक हम आपको वीडियो देंगे, जो उत्तर प्रदेश से संबंधित करंट अफेयर्स के स्पेसिफिक क्वेश्चंस होंगे उनका एक वीडियो आपको 1 से 2 वीडियो अलग से प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद उत्तर प्रदेश से जो स्पेशल जीएस है, जनरल स्टडीज है, उनके वीडियोस कुछ ऑलरेडी चैनल पर हैं और कुछ हम आपको और प्रोवाइड करेंगे, तो वो सब चीजें भी आपको टाइमली मिलती रहेंगी। ठीक है, और इन सब की सूचना के लिए आप जो है वो टेलीग्राम ग्रुप से हमसे जरूर जुड़े रहें, वहां पर हम चीजों को टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते हैं। अगला क्वेश्चन, मदिका भाषा किस राज्य से संबंधित है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तो सही जवाब इसका ऑप्शन ए, ये जो मदिका भाषा है ये केरल से संबंधित है और ये चर्चा में इसलिए है बिकॉज ये विलुप्त होने की कगार पर है। ठीक है, ये भाषा केरल के कन्नूर जिले में करेवेलूर ग्राम पंचायत के पास चकलिया समुदाय द्वारा बोली जाती है। ठीक है, तो ये समुदाय का नाम भी महत्वपूर्ण है, हो सकता है यही पूछ लिया जाए कि ये किस समुदाय द्वारा बोली जाती है, तो चकलिया समुदाय द्वारा बोली जाती है। और अब इसके केवल क्या है, भारत में 2 वक्ता मतलब केवल 2 व्यक्ति ऐसे हैं जो मदिका भाषा बोल सकते हैं। ठीक है, कौन कौन है वो? केपी नारायणन जी और उनकी भतीजी, उसका नाम है राजपुत्री। केवल ये 2 व्यक्ति हैं जो इस भाषा में वार्तालाप कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो मदिका भाषा है इसकी कोई लिपि नहीं है। ठीक है, इसको लिखा नहीं जा सकता है। ये तेलुगु, तुलु, कन्नड़ और मलयालम का क्या है, मिश्रण है। ठीक, अगला क्वेश्चन, कर्पूरी ठाकुर जी जिन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की गई है या इनको भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है, वो किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार और उड़ीसा। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी, ये कर्पूरी ठाकुर जी हैं, ये बिहार से संबंधित हैं और ये जो है वो बिहार के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है, जिनको जो है वो भारत रत्न दिया गया है मरणोपरांत। ठीक है, और ये पुरस्कार इनको इनकी 100वीं जयंती से एक दिन पहले दिया गया। इनका जन्म जो था वो 24 जनवरी 1924 को हुआ था और पुरस्कार की घोषणा जो हुई थी वो 23 जनवरी 2024 को हुई। ठीक है, और इनकी मृत्यु जो हुई थी वो 17 फरवरी 1988 को हुई। ठीक है, इसके अलावा ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान क्या है, जेल भी गए हुए हैं, ब्रिटिशर्स ने इनको जेल में डाल दिया था। और इसके अलावा इन्होंने बिहार में सरकारी सेवाओं में पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण का मार्ग भी प्रशस्त किया। इसके अलावा ये 1970 से 1971 और 77 से 79 के बीच में बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में भी इन्होंने अपनी सेवाएं दी हुई हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 23 जनवरी 2024 को भारत, संयुक्त अरब अमीरात
और फ्रांस की वायु सेनाओं ने अरब सागर में कौन से युद्ध अभ्यास का आयोजन किया? ठीक है, नाम है डेजर्ट फॉक्स, डेजर्ट नाइट, डेजर्ट सफारी और डेजर्ट स्टॉर्म। ठीक है, तो नाम इसका जो है वो ऑप्शन बी, ये डेजर्ट नाइट नाम से एक युद्ध अभ्यास जो वायु सेनाओं का अभ्यास है, भारत, संयुक्त अरब अमीरात और फ्रांस, इन तीनों देशों की वायु सेनाओं ने डेजर्ट नाइट जो है वो युद्ध अभ्यास का आयोजन किया 23 जनवरी 2024 को अरब सागर में। ठीक है, ये बाकी यही डिटेल इसमें दी हुई है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 23 जनवरी, 24 जनवरी, 25 जनवरी और 26 जनवरी। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी, ये प्रतिवर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में सेलिब्रेट या आयोजित किया जाता है। और इसके आयोजन का जो प्रयोजन है वो है जो नागरिक है उनके बीच चुनावी जागरूकता पैदा करने के लिए और उन्हें चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना जो है इसका जो है मुख्य उद्देश्य है। अभी जो रिसेंट ट्रेंड रहा है उसमें देखा गया है कि वोटर जो परसेंटेज है, जो वोटर टर्नआउट है वो धीरे धीरे घटता जा रहा है और इसी सबको जो है ध्यान में रखते हुए लोगों को एनकरेज करने के लिए जो है वो दिवस मनाया जाता है। इस बार जो दिवस मनाया गया उसकी थीम थी वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। ठीक है, इसके अलावा एक स्पेशल फैक्ट ये है कि 25 जनवरी 2024 को भारतीय चुनाव आयोग ने क्या किया, राष्ट्र के प्रति अपनी सेवा की 75वीं वर्षगांठ मनाई हुई है। इनको सेवा करते हुए देश की 75 वर्ष पूरे हो गए। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश दिवस पर यूपी सरकार ने उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित किया है। डॉक्टर रितु करिधल श्रीवास्तव, नवीन तिवारी, उपरोक्त दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी, ये डॉक्टर रितु करिधल श्रीवास्तव और नवीन तिवारी, इन दोनों लोगों को उत्तर प्रदेश दिवस पर उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित किया है। बात करें अगर डॉक्टर रितु करिधल की, तो जो चंद्रयान मिशन था भारत का, जिसके बाद भारत जो है वो चंद्रमा पर सफल लैंडिंग करने वाला विश्व का चौथा देश और दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है, उसमें इन्होंने अहम भूमिका निभाई है। ठीक है, इन्होंने जो भारत के मार्स ऑर्बिटर मिशन मंगलयान के लिए उप संचालन निदेशक के रूप में भी कार्य किया है। तो ये चंद्रयान मिशन और मंगल मिशन दोनों मिशनों से संबंधित है। जबकि नवीन तिवारी जी जो है ये कानपुर के जाने माने एक उद्यमी या इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और इन्हें फोर्ब्स और फॉर्च्यून जैसी पत्रिकाओं के कवर पेज पर नियमित रूप से दिखाया जाता है। और इनको जो पुरस्कृत किया गया है, इनके ने 2 यूनिकॉर्न बनाए हैं, जिनका पहला यूनिकॉर्न जो है, और इन्होंने क्या किया है, भारत को अपना पहला यूनिकॉर्न जिसका नाम है इन मूवी। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछा जा सकता है कि भारत का पहला यूनिकॉर्न कौन सा है, तो ये इन मूवी यूनिकॉर्न इन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, तो जो प्रैक्टिस सीरीज का 9वां वीडियो है इसमें इतना ही। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज लाइक करके कमेंट करके हमें जरूर बताएं। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब रखें, नोटिफिकेशन ऑन करके रखें, ताकि जो पीसीएस और आरओ एआरओ परीक्षाओं के लिए और भी कंटेंट, ये करंट अफेयर्स की सीरीज के अलावा भी और कंटेंट जो आएगा वो आपको टाइमली मिलता रहे, आप उसको टाइमली देखते रहें। ठीक है, तो आज इतना ही, बाकी नए क्वेश्चंस के साथ जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।